ठीक है, ये पुट करो वैल्यू v बाय आर, I1 इज इक्वल टू v बाय R1, v बाय R2 प्लस v बाय R3। क्लियर है? अब यहाँ से v कॉमन ले ले, v बाय R इज इक्वल टू v कॉमन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। समझ में आ रहा है? ये v कॉमन लिया है ना, देखो सब में v था तो 1 बाय बचेगा। यहाँ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, v कॉमन लेके वो R1 R2 R3 प्लस लिख देते हैं। भाई ऊपर से कॉमन लिया तो ऊपर 1 बचेगा ना, एक लॉजिक सी बात है। ठीक है, तो v से v कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद बच्चा क्या करता है, यहाँ r लिख देता है, वो सोचता है r बचा, नहीं v तो ऊपर था तो ऊपर 1 भी तो बचेगा। तो 1 बाय r इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। क्लियर है? यही मैंने आपको पहले ही बता दिया था और मैंने बोला था कि इसका डेरिवेशन लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, कुछ लोग इसका डेरिवेशन पहले करवा देते हैं और फिर बाद में उसको न्यूमेरिकल करते हैं। मैं जनरली ये बताता हूँ, इससे क्या रहता है, जाते जाते भी आखिरी तो कुछ ना कुछ याद रहता है कि सीरीज में जुड़ता है और पैरेलल में 1 बाय y 1 बाय, हाँ सब निकलने के बाद आखिरी में रेसिप्रोकल करना पड़ता है। अभी नहीं, बिना एलसीएम लिए कैसे करोगे? अगर इसका रेसिप्रोकल करना है, सुनो, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा, R1 R2 R3, फिर R1 इधर नहीं है तो R2 R3 प्लस R1 R2 R1 R3 प्लस R3 R1, फिर पलटी मारोगे तब जाके करना है। ठीक है, वही चीज अपन यूं भी करते थे, नंबर से ही करते थे। हाँ, तो ये नंबर्स भी वैसे ही कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली वो मैंने इसको उस फॉर्म में कर दिया, यहीं पे छोड़ देते हैं, अपने लिए इतना काफ़ी है। तो ये समझ में आ गया, सीरीज पैरेलल का मैंने डेरिवेशन करवा दिया आपको, न्यूमेरिकल्स करवा दिए इनके, इनसे रिलेटेड छोटे मोटे। ठीक है, हर एक ईच रेजिस्टेंस में मैंने करंट और वोल्टेज निकलवाया था आपको लास्ट क्लास में जो था। ठीक है, मुझे वो लास्ट का एक और बात बता दो। कौन सा बेटा? ये वाला, ये मैंने क्या किया देख, R1 R2 R3 का एलसीएम लिया तो क्या आएगा, R1 R2 R3। अब तेरे को नहीं पता नंबर एक ही क्या है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दे। अब R1 R2 R3 अपॉन R1, R1 से R1 कट जाएगा, बचेगा कितना, R2 R3, R2 R3 इंटू 1 तो R2 R3 लग गया। एलसीएम है ना, जैसे करते हैं ना वैसे ही करेंगे हमेशा। सर ये एलसीएम तक ही करना है, फिर इधर तक करना है? यहीं तक ही करना है आपको, वैसे आपको यहीं तक करना है। ये तो केवल वो रेसिप्रोकल का बोल रही थी कि रेसिप्रोकल भी यहीं कर दो, तो यहाँ कर देंगे तो गलत हो जाएगा ना। आप इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये R1 R2 R3 तो सीरीज में ही कर दोगे फिर तो। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये वो चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी से अलग हो जाती है, और मेरे शब्दों को सुनना, मतलब ये वो चीज़ है कि इसको पढ़ाने के बाद बच्चा भूल जाता है कि ये भी सिलेबस में था क्या। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें डाल लेना जूल्स लॉ। कौन सा लॉ? JOULES, हाँ JOULES, जूल्स लॉ। एक लाइन दो लाइन का ये बस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट नहीं, बस केवल हीटिंग इफेक्ट में जूल्स लॉ ही पढ़ते हैं अपन, बस यही है। हाँ सर और कुछ नहीं, बस यही है जूल्स लॉ ही। ठीक है, जूल्स लॉ देखो पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको जोर से चिल्ला के बोलूँ क्या जूल्स लॉ पढ़ा रहा हूँ? नहीं बोलूँ ना, क्योंकि जब वो आएगा ना तो तुम इसको सोचोगे ये कहाँ था, ये तो सिलेबस में नहीं था सर, क्योंकि ये एक अलग थलग चीज़ रह जाती है जो इतना इम्पोर्टेंट रहते हुए भी आप ध्यान नहीं देते हो। ध्यान तो खैर तुम देते ही नहीं हो, है ना। यहाँ गया उसके बाद फिर सब गया, पर जो पढ़ता है वही बढ़ता है धीरे धीरे। आप थोड़ा सा सोच के और आगे बढ़ोगे तो काम आएगा। जूल्स लॉ, वो जूल्स वो वर्क का था। ये जूल्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू करंट है, बहुत आसान लॉ है। आपने देखा है कि किसी भी चीज़ में से करंट फ्लो होता है, चीज़ गर्म होती है। आपने वायर को भी गर्म होते देखा है ना, मतलब वायर से करंट फ्लो होते हैं, गर्म हो जाता है। फैन गर्म हो जाता है
आ रही बात समझ में? देखा ना टच करके। CPU, इस दुनिया की कोई सी भी चीज, बटन भी गर्म हो जाती है, मतलब वही तो बोल रहा हूँ, इस दुनिया में कोई सी भी चीज अगर करंट पास हो रहा है, गर्म नहीं होता। हाँ नहीं। अरे अंदर का मदरबोर्ड और ये सब सर्किट होता है तो वो हीट हो ही जाता है, मतलब बात को समझ ले। लगा रहता है। ठीक है, सर, फैन इसीलिए सर, फैन, फोन बोल दो, फोन बोल दो। फोन, अरे सब गर्म होता है भाई, सब गर्म होता है। की बात है। गर्मी का टेम्परेचर है, अब कोई चीज कितनी गर्म हो रही है, अब तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसके ऊपर तवा रख के रोटी सेक ले। आप देख रहे हो ना, आप जब आप मोबाइल फ़ोन लेते हो, मोबाइल फ़ोन के वीडियोस बनाते हैं तो वो देखते नहीं टेम्परेचर 35-37 डिग्री टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर आपके हाथों को सेंस नहीं हो रहा है, पर एक्चुअली में वो गर्म हो गया, हीट हो चुका है। तो समथिंग सम टेम्परेचर योर बॉडी कैन फील बट सम कैन नॉट। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी स्ट्रक्चर वेदर यू कैन फील द टेम्परेचर और नॉट, बट अल्टीमेटली इट इज़ गेटिंग हीटेड। ठीक है, कुछ भी हो हीट तो वो करेगा ही। आई बात समझ में? अच्छा, पर ये चीज़ सोचिए आपने कि जैसे ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, ये कम गर्म होती है, पर वही हीटर बहुत गर्म हो जाता है। क्योंकि वो हीट देता है, क्योंकि वो ज्यादा वोल्टेज का हीट देता है। रजिस्टर की वजह से सर, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से। लेयर पे रेजिस्टेंस लगाते हो उसमें। देखो करंट क्या करता है हमेशा, रेजिस्टेंस मैंने बताया था, रेजिस्टेंस क्या करता है, हमेशा करंट से लड़ता है कि बेटा मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा। इस चक्कर में जिसका जितना रेजिस्टेंस होगा वो उतनी लड़ाई करेगा और उतना गर्म हो जाएगा, ऐसा भी समझ सकते हो आप। शुरू में मैंने बताया था रेजिस्टेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को इंटर करने से रोकता है, पर जाता तो है, सीरीज में हमेशा करंट सेम रहता। तुम ये देख के मत बोल देना सर यहाँ तो अब जाना है करंट को, तो बाकी करंट बनेगा कितना वो रेजिस्टेंस ही डिसाइड करेगा। अपन सीरीज में सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है तो करंट क्या आ जाता है, कम। ये तो मैं बता चुका था शुरू में। ठीक है, तो जितना रेजिस्टेंस होता है उसके हिसाब से करंट बनता है। क्या? नहीं, डायमंड आपका जो होता है वो इट इज़ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ग्रेफाइट करता है। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इज नॉट। ठीक है, दोनों ही कार्बन के रूप है, इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इसके बारे में हालांकि अपन पढ़ेंगे। तो जो जूल्स लॉ है मैं डायरेक्ट ही आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप पढ़ते हो पावर, फॉर्मूला ऑफ पावर, किसका पढ़ते हो? ये जूल्स लॉ अभी नहीं है, पहले पावर लिखो, नहीं तो तुम क्या जूल्स लॉ में वो हेडिंग डाल दोगे। ठीक है, पावर समझ लो पहले। पावर की भी ना। सर बस फॉर्मूला ही है ना? हाँ, ये एक फॉर्मूला ही है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क डन अपॉन टाइम। अगर तुमने 9th में नहीं पढ़ा है तो अभी अपडेट कर दूं। वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, क्योंकि वो तो गजनी वाली हालत सभी की है। ठीक है, कि हमें याद नहीं आता है उस समय। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन में। ठीक है, जैसे कि पावर शक्ति को भी बोलते हैं ना। अगर मैं कहूँ कि एक बंदा एक गड्ढा खोदता है, सेम गड्ढा जो भी है ना, मतलब एक हाइट का वन पर्सन जो है वो एक गड्ढा खोद लेता है कुछ 1 आवर में। कितने में? आपको डायमेंशन नहीं दिया मैंने। वही अनादर सेकंड पर्सन 2p मैंने लिख दिया उसके लिए, वो गड्ढा खोद लेता है 30 मिनट में। तो आप इससे क्या अंदाजा लगाएंगे? पावर ज्यादा लगा रहा है। पावर ज्यादा लगा रहे हो। शक्ति यार, बहुत पावर है तेरे में। अपन जनरली बोलते हैं नहीं कि यार तुम्हारे पास 30 मिनट में तुमने वही सेम चीज को काम कर दिया, तो वो चीज़ कैसे हुआ भाई? वो एक कुल्हाड़ी मारता उतनी देर में, वो जो भी होता है एक टूल मारता उतनी देर में वो 2 मार देगा। नहीं आया समझ में? मतलब ये जितना काम कर रहा है वो काम उससे जल्दी कर रहा है, आधे टाइम में ही कर रहा है। तो यूँ कहूँ कि इसका पावर, इसका अगर 1 है तो इसका पावर डबल है। आया समझ में? किससे तोल रहे हो आप? टाइम से। पावर की गणना किससे की जाती है कि आप बता दो कितना काम कितने समय में हुआ है, यही तो बोलोगे पावर। किसी ने अगर 10 जूल वर्क किया, हालांकि वर्क को अपन क्या बोलते हैं 10 जूल, मान लो ये कितना है, इसने जो काम किया अभी 100 ले लेते, कितना? 100 जूल।
100 जूल। तो इसने 100 जूल वर्क, इसका पावर कितना आ गया, P1 बोल देते हैं इसका पावर। कितना काम किया, 100। कितने समय में, 1 घंटे में। घंटे को सेकंड में करेंगे तो क्या 3600 हो जाएगा, नहीं समझे। इसका पावर हो गया कितना, 1/36 वाट। बोलते ना अपन वाट लगा देंगे तुम्हारी वो पावर होता है WATT वाट। WATT वाट, पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। जितने भी बल्ब आते हैं, जितने भी फ्रिज, कूलर्स, AC, ये पावर है, वो वाल्ट नहीं होता है। अपन गलती से कैसे अनपढ़ो जैसे बोल देते हैं 250 वाल्ट का है, 10 वाल्ट का बल्ब दे देना, हरी बात समझ में, 9 वाल्ट का बल्ब दे देना, ये सब गलत तरीके हैं बोलने के। सही तरीका क्या है, 9 वाट का बल्ब। अभी तो कह रही है, समझ गए। 100 जूल 1 घंटे का पावर कितना हो गया, 1/36 वाट। मैं पूरा लिख लेता हूँ, WATT। कुछ भी नहीं, फॉर्मूला पुट किया ना, वर्क कितना मान लेते हैं, इसने 100 जूल वर्क किया, ये भी सेम वर्क कर रहा है। कितना वर्क तो सेम कर रहे हैं दोनों, गड्ढा खोद रहे हैं, तो 100 जूल मान लिया अपन ने। कुछ बढ़ाना है तो बढ़ा लो, समझने के लिए अपन ने 100 जूल रख लिया। और टाइम इसका 1 घंटा। इसका कितना होगा P2, 100 तो 100 रहेगा, और नीचे 30 मिनट, हाँ तो 10 या 36 मिनट है ना। तो इसको भी तो, 10 या 36 की तरह करनी है। ये सेकंड में क्या, इसको भी सेकंड में कर रहे हैं, शांति रखो। 30 मिनट में कितने सेकंड, 1800, नहीं समझी क्या, पूरा कन्वर्ट करके बताऊं। 1/18 वाट आया कि नहीं आया, किसका पावर ज़्यादा बताओ, 1/18 ज़्यादा है कि 1/36 ज़्यादा है। 36 तो नहीं बोलने वाला कोई यहाँ पे, बोले सर 36 बड़ा नंबर है, 36 ज़्यादा होगा। अरे भाई डिवाइड में है, डिवाइड करेगा 1 को तो और छोटा हो जाएगा। तो किसका पावर ज़्यादा, देखो 1/18 ज़्यादा है, समझ में आया। शक्ति किसके पास ज़्यादा, पर्सन 2 के पास, ठीक है। मतलब मैं कहूँगा सेकंड पर्सन की पावर जो है वो ज़्यादा है किससे, फर्स्ट पर्सन से। ये तो हुई किसके बारे में बात, पावर के बारे में बात। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। अब मैंने तुमको एक चीज़ 10-10 बार लिखाई थी, देखते हैं किसी को याद है कि नहीं। वर्क डन का फॉर्मूला 10 बार लिखवाया था मैंने आपको, वोल्टेज डिफरेंस वाला, किसको याद है। मतलब 10 बार लिखने का क्या यूज़ मिलता है, वी वर्क डन और वोल्टेज में क्या कुछ एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, अगर याद करो तो। वोल्टेज डिफरेंस को मैंने बताया था V = W/Q, किसको भी याद नहीं, छोड़ो मैं ही लिख देता हूँ। याद है ये। सर जूल की यूनिट और वाट पावर। हाँ, कितनी बार लिखा था? पोटेंशियल डिफरेंस 10 बार लिखा था ना ये, आई बात समझ में। तो यहाँ से वर्क निकल जाएगा, कितना होगा, वर्क कितना हो जाएगा, V × Q हो जाएगा कि नहीं होगा, V × Q, W = V × Q। समझ में आ रहा है। ये 10 बार लिखवाया था, इसीलिए लिखवा दिया था मैंने कि तुमको शक नहीं हो बाद में कि ये कब पढ़ा अपन ने। और इसीलिए वो पूरा इस पर टप्पा भी लगा दिया है कि इसको हम 10 बार लिख चुके हैं, ठीक है। मतलब तुम लिख चुके हो उसका 10 बार, मतलब दैट मीन्स कि हम वो कर चुके हैं। एनीवेज W की टाइम सेकंड में लेंगे। हाँ, टाइम हमेशा ये पुट कर दें। तो पावर का नया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो W की जगह V × Q और अपॉन में T है, समझ में। ये पावर का फॉर्मूला। अभी रुको, Q/T भी 10 बार लिखाया था, शायद याद करो, लिखवाया था। वो मैंने इसलिए लिखवा दिया था क्योंकि दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज होते हैं। कहीं ना कहीं तुम प्रूफ करोगे तो तुमको ये तो याद रहेगा कि 10 बार फॉर्मूला जरूर लिखा था, वो यूज होता है। आया समझ में। Q/T क्या होता है, Q होता है चार्ज, कितने चार्ज कितने समय में फ्लो हो गए, उसको करंट बोलते थे। तो V × I, इसको मैं I बोल दूं, नहीं लिखा है ये वाला। ठीक है। ये नहीं लिखवाया था तो कोई बात नहीं, याद करवा दिया था मैंने। V = मतलब Q/T। तो ये पावर का फॉर्मूला है बेटा, P = कितना, V × I। समझ गए।
क्लियर है? ये पावर का बेसिक फॉर्मूला, ये कैसा फॉर्मूला है, मतलब जो हर व्यक्ति के लिए यूज होता है। आप अगर एक्सरसाइज करते हो ना तो भी एनर्जी बर्न करते हो जूल के फॉर्म में, तो कितने समय में आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो मतलब आपने उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करी, आपको कितनी जल्दी आपकी सांस चलने लगती है ना, क्योंकि आपने पावर ज़्यादा यूज़ किया है। पावर ज़्यादा यूज़ किया है तो वर्क ज़्यादा किया होगा, वर्क ज़्यादा यूज़ किया है तो आपकी बॉडी ने एनर्जी ज़्यादा ली हो, एनर्जी ज़्यादा ली है तो आपको फिर आपका हार्ट भी उतनी जल्दी पंप करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, जल्दी चाहिए होगी, क्योंकि कंजप्शन जल्दी हो रहा है। हार्ट तेज ही चलता है, हमने यही पढ़ा था अभी लाइफ प्रोसेस में। ये बेसिक फॉर्मूला और ये पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये किसके टर्म में? इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? न्यूमेरिकल कर लें। अच्छा, ये फॉर्मूला एक नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फॉर्मूला नहीं है, क्या है? फार्मूलेज है। अच्छा, P इज इक्वल टू वी आई, तो V इज इक्वल टू हाँ, ये एक पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब यहाँ पे जाके पावर का पहला इक्वेशन आया है। समझ गए? ये सब स्टेप्स थी इसको बनाने के लिए, पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इसको। क्या समझ में आया? अच्छा, यूनिट भी बना लो। V की यूनिट क्या बनेगी? V की यूनिट क्या बनेगी? वोल्ट, और मल्टीप्लाई में करंट की यूनिट क्या बनेगी? एम्पियर। तो वोल्ट इंटू ए, ऐसा भी देना, आपको समझ जाना है कि ये किसकी यूनिट है? पावर यूनिट है। मतलब पूरा वोल्ट और पूरा एम्पियर तो नहीं लिखता वो, V और A लिख लेता है। क्या लिख देता है? VA। क्या समझ में आया? V फॉर वोल्ट और A फॉर एम्पियर। जैसे मैं कहूँ 10 VA, तो इससे आपको क्या समझ में आता है? 10 VA क्या है, किसकी यूनिट है? पावर की, मतलब अल्टीमेटली पावर दिया है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? अनिशा बोलो। सर ये VA कैसा है, एक बार वो समझा दो ना। सुनो, ये समझ में आया क्या आपको? हाँ, ये समझ में आ गया। Q बाई टी कितना होता है? I तो मैंने बस V इंटू आई, यही तो है। उसको और शॉर्ट तो I को Q/T लिख दिया। आई को Q बाई टी लिख दिया, मतलब Q बाई टी को I लिख दिया, QID को I लिख दिया तुमने बस। Q बाई टी को I लिख दिया, तो V इंटू आई, V तो पड़ा था और I लगा दिया। भाई कुछ हटेगा तो कुछ लगेगा ना, Q बाई टी हटेगा तो Q बाई टी भी रखोगे, I भी रखोगे क्या? नहीं आया समझ में? आ गया? उसको हटाया तभी तो I लगाया। तो पावर का फॉर्मूला आ गया, इट इज प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? क्लियर शिवांश? अच्छा, एक और फॉर्मूला, जैसे V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। V इज इक्वल टू क्या होता है? तो ये रख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, रख सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा? P की जगह तो P, V की जगह I, R, और I की जगह I, दो I कंबाइन होके क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। तो एक फॉर्मूला बन गया, पावर इज इक्वल टू क्या? I स्क्वायर R। क्या ये फॉर्मूला भी आपको, मैं इसे दूसरा फॉर्मूला कहूँगा, लिख के क्या करोगे? पहला, ये दूसरा। देखो V इज इक्वल टू IR है ना, V की जगह पुट कर दिया मैंने मेन फॉर्मूले में। अब तीसरा फॉर्मूला आप बता दो क्या बनेगा। देखो एक बार V की जगह IR पुट किया है, एक बार V की जगह, अब I की जगह V बाय R भी तो पुट कर सकते हैं। I की जगह V बाय R पुट करोगे तो I इज इक्वल टू कितना होता है? V बाय R होता है कि नहीं? ओम्स लॉ ये सब, ये I इज इक्वल टू V बाय R। तो I की वैल्यू वापस रख दूं यहाँ पर, P की जगह P, V की जगह V, और I की जगह कितना? V बाय R। V इंटू V कितना? V स्क्वायर बाय R। ये पावर के तीन फेमस फॉर्मूले होते हैं, है कुछ भी नहीं। आपने खुद से ही V इज इक्वल टू IR पे तो पूरा चैप्टर टिका है यार, तुम देख रहे हो शुरू से। ठीक है, तुम लोगों को तो कुछ आउट ही हो रहा है ना अभी खुशी का। रचित आउट हो रहा है अभी तो, बाकी को समझ आ रहा है? पुराना कनेक्टेड ही है। तुम भी सोच सकते हो कि अगर एक भी क्लास छूटती ना तुम्हारी इसकी, तो फिर तुम इसको बिठा नहीं सकते थे कौन सी चीज़। मतलब मुझे लगता है कि आप लोग जो यहाँ पे, उनकी तो शायद सभी क्लास कंटिन्यूएशन में है। एक आध छूटी है तुम्हारी, तो वो छूट गई वाली।
संडे को हम न्यूमेरिकल्स वगैरह करवाते हैं। हाँ तो वो आप देख लेना, आप जो तारीख से आप मैच करके तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, यूट्यूब पे अपलोडेड वीडियो अपलोडेड जो भी है वहाँ पे पता चल जाएगा। चलो समझ गए, पावर समझ में आ गया बेटा, पावर क्लियर हो गया। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। मतलब इन सभी के लिए मैं वाट यूज़ करूँगा, जैसे V इंटू ए, वोल्टेज इंटू एम्पियर को मैं वाट ही कहूँगा, ठीक है, या कोई से भी यूनिट को क्या मैं कहूँगा? वाट। ज़्यादा यूनिट में तो मत घुसो तुम, एक बता दी मैंने, बाकी सबकी यूनिट वोल्ट स्क्वायर अपॉन में ओम, ऐसी और भी बन सकती है वैसे तो। वाट एक याद रखो, पावर की यूनिट क्या? और 1 हार्स पावर आपको 9th में भी पढ़ा था, 1 हार्स पावर की मोटर कितने की होती है? कितने की? 746 वाट। सर कौन सी क्लास में पढ़ा था? 9th में। एक चैप्टर था ना आपको, वर्क एनर्जी एंड पावर, फिजिक्स में था, वर्क एनर्जी पावर, चैप्टर का नाम तो याद है, उसमें था 1 हार्स पावर कितना होता है? 746 वाट। तुमने तो सब पढ़ा है, पर तुम पढ़ते हुए भी मतलब ऐसा अनजान बनते हो कि हमने तो पढ़ा ही नहीं। ऑनलाइन में पढ़ा था। हाँ ऑनलाइन तो फिर सब भूल जाते हैं, ऑनलाइन तो तुम कैसे भी पढ़ लो, ऑनलाइन तो कैसे भी पढ़ लो, ऑनलाइन तो याद नहीं रहता है ज़्यादा। चलो ये 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, क्लियर हो गया। 1 हार्स पावर कितना होता है? 746 वाट, है ना। अच्छा जैसे अब आपका मान लेते हैं एक फ्रिज है, ठीक है, मैंने आपको बताया था आपके घर पे पावर सप्लाई कितनी आती है ना, घोड़े जैसी शक्ति। आपके घर पे कितनी पावर आती है, वोल्टेज कितनी आती है? 220 वोल्ट। कितनी आती है? बता चुका था मैं, 220 वोल्ट की सप्लाई आती है हर एक के घर में, है ना, लगभग इससे मिलती जुलती। कोई 200 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, 200 या 230 तक से वेरिएशन होता है, चलता रहता है वो, है ना, कोई उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सर ने इतना बताया था, मेरी तो 222 आ रही है, 225 आ रही है। वी वोल्टेज कितना आ गया? 220। अच्छा आपको दे रखा है कितने? 40 वाट की एक मोटर है, कितने की? 40 वाट की एक मोटर है, कितने की? 40 वाट की। तो वो कितना करंट खींचेगी अब? 80। क्यों 80 क्यों? P इज इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। P कितना है? 40, V की जगह कितना? 200 लिख दूँ अंदाजे से, अब कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। 200 और करंट की जगह क्या? I। इसको निकाल लो, कितना? 40 अपॉन में 200 इंटू आई, क्या 1/5 एम्पियर आएगा? समझ में आ रही बात? ठीक है, 200 को क्या आपने 200? मैंने गिवन दे दिया, वोल्टेज गिवन 220 को थोड़ा सा राउंड ऑफ करने के लिए, समझ गए? मतलब ये पंखा कितना है? 40 वाट का है लगभग। कितने का है? मतलब इसके अंदर जो करंट घुस रहा है वो कितना जा रहा है? 0.5। सारी बात समझ, मतलब इसकी रेजिस्टेंस की इतनी ऐसी बनावट है कि वो करंट को कितना जाने दे रहा है? केवल 0.5 एम्पियर। बाकी करंट तो आगे चला जा रहा है दूसरी जगह। अच्छा चलो ये समझ में आ गया? नहीं आया? P इज इक्वल टू V इंटू आई फॉर्मूला लगा के हमने क्या निकाल लिया? करंट निकाल लिया, पावर दिया था तो, और सप्लाई दी थी कि 200 वाट पे चल रहा है, ठीक है। अब जैसे आपके घर में लगा होता है AC पता है बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, अरे मतलब देखा होगा, खैर। तो AC जो होता है, AC का जो पावर है वो करीबन आता है 1000 वाट। कितने का? 1000 वाट का। अच्छा जितनी पावर लोगे उतना बिल भी तो बनेगा, ये भी 9 में था, पर अभी बिलिंग वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना। तो 1000 से निकालो, 200 तो फिक्स है, यहाँ पे क्या रख दोगे आप? 1000। तो AC कितना करंट खींच रहा है? 5 एम्पीयर। AC कितना करंट खींच रहा है? नहीं आ रहा है? AC कितना करंट खींच रहा है? समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है?
पर 5 एम्पेयर आपका बिजली भी तो सप्लाई करना चाहिए। पता चल रहा है वो 5 एम्पेयर खींच रहा है ना, और इकलौता उसी में ही चला गया सब, तो बाकी तो चलेगा ही नहीं। भाई आप अनलिमिटेड डिवाइस नहीं लगा सकते हो आपके घर में। आपके घर में जो बिजली का कनेक्शन होता है वो ऐसा होता है 2 किलोवाट और आर, इस तरीके से कनेक्शन दिया जाता है। 2 किलोवाट या फिर कितना 4 किलोवाट, 4 किलोवाट ऐसा समझ लो, 2 किलोवाट और 4 किलोवाट ऐसा। अब 2 किलोवाट का मतलब क्या हो गया, किलो मतलब कितना, 2000 वाट पर घंटे पर है ना। 2000 वाट पर आर नहीं, बस 2000 वाट इतना पावर आप समझ लो, कितना पावर तुमको सप्लाई मिल रहा है 2 किलोवाट। अब तुम्हारा एसी कितना खा रहा है, 1000। 1000 क्या होगा? और ये तो मैंने कम से कम वैल्यू बताई है। अगर एसी का एग्जैक्ट वैल्यू अगर 1500 वाट या 2000 वाट हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए आपको पता है एसी के लिए अलग ही कनेक्शन लेना पड़ता है, या फिर आपको लाइन बोलनी पड़ती है एमपीबी वालों से कि यार थोड़ी सी लाइन को बदल दो, ठीक है। नहीं, वो लाइन बदलनी पड़ेगी ना, वो थोड़ी ना कर सकते हैं। आप ये लाइन से चलाओगे तो आपका आए दिन फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो करंट है वो निकलेगा तो आपके तारों में से ही। 5 एम्पेयर जाएगा कहाँ से, वायरलेस करंट थोड़ी फ्लो होता है। होता है क्या वायरलेस करंट फ्लो, है ना। इंडक्शन करंट होता जरूर है, इंड्यूस जरूर होता है, थोड़ी कम दूरी के लिए। कम दूरी के लिए आप देखते हो चार्ज हो रहे हैं ना, आजकल वायरलेस चार्जर आ रहे हैं, पर वो भी कांटेक्ट होना जरूरी है उसके लिए। बिना कांटेक्ट से तो नहीं कर सकते हो ना। आईफोन वगैरह में जो भी आते हैं आपको बस उस पर रखना रहता है, और वो खैर समझ में आई ना बात। मतलब ये थोड़ा अपन उसके आगे और भी आएंगे, अभी टॉपिक खत्म कर दें तो पावर के बारे में डिटेल्स आपको समझ में आ गई। फिर से बता दूं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T से शुरुआत की थी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। W इज इक्वल, मैंने V इज इक्वल टू फॉर्मूला बताया था W/Q, और W इज इक्वल टू VQ फॉर्मूला हम यहाँ पर रख देंगे, तो P इज इक्वल टू VQ/T। Q/T को हमने क्या रख दिया है, I, तो इस तरीके से V इंटू I पहला फॉर्मूला बना, ठीक है। फॉर्मूले से ही फॉर्मूले बनते हैं, तो इसीलिए फॉर्मूला नहीं होता है, ये फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है। तो VI I²R और V²I, जो भी तीनों फॉर्मूले आप क्या नहीं आ रहा समझ में। एक तो P इज इक्वल टू V इंटू I, दूसरा होगा V²/R। मैं इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता हूँ अपनी चीज़ों का कि कोई बच्चा भी समझ जाए। अब आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाती है तो वो आपकी प्रैक्टिस की कमी है। आप मतलब कोई सी भी चीज़ को प्रैक्टिस करना होती है घर जाके, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, इसको डिराइव ऐसे किया था, ठीक है। नहीं तो पढ़ना नहीं पढ़ना सब बराबर हो जाता है। अब सबसे लास्ट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो उसने बस सिंपल सी बताई थी, कितना बताया था कि जो चीज़ होती है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्पेशली इस पर क्या लगा है, हीटिंग लगा हुआ है, मतलब ये हीट के लिए बनाया गया था। उसने बताया था जो H होगी, H हीट निकलेगी, वो कितनी निकलेगी, P इंटू टी के बराबर। किसके बराबर, P इंटू टी के बराबर, सर टी क्या है, टाइम। P into T है सर वो। हाँ, H की जगह H। P का मेन फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू I। आई बात समझ में, आया समझ में। और V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, तो H इज इक्वल टू क्या होता है, I²R इंटू टी। जूल्स का ना, हाँ, ये तीसरा वाला नहीं आया, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ। ये जो सर तीसरा वाला बताया था वो नहीं आया। वो देखो V इंटू आई को क्या लिखेंगे, I को फिर से क्या लिखेंगे, I की जगह तो I है, V को क्या लिखूंगा मैं, IR, और वो IR V हटा के IR लिखूंगा मैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पे IR और I ऑन टू T हो जाएगा,
अच्छा हाँ, वहाँ पे आई स्क्वायर नहीं, आई स्क्वायर होगा ना। अच्छा हाँ। आई स्क्वायर ही तो किया, आई स्क्वायर आर टी, समझ गए? इसी को ही बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। समझ में आ रही बात? यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या क्या है देख लो, मतलब जो H है वो क्या है, हीट प्रोड्यूस। ये क्या है, हीट प्रोड्यूस इन जूल। इसमें एनर्जी है, ये एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। जूल। यहाँ पे आई क्या है, करंट। आई क्या है, आर क्या है, रेजिस्टेंस। और टी क्या है, टाइम। समझ में आ रही बात? मतलब अब आपके घर में लिखो, ये लिखो एक क्वेश्चन लिखो, अ हीटर, हाँ, अ हीटर इज अप्लाइड, हीटर इज कनेक्टेड टू, अ हीटर, हाँ, अ हीटर टू a supply of 200 volt, 220 को approximately 200 लिखना। A heater is connected to a supply of 200 volt, voltage दिया है, To a supply of 200 volt। हो गया, यहाँ तक लिख लिया। heater is connected to a supply of A heater is connected to a supply of 200 volt, तो वोल्ट दिया, वोल्ट। उसके आगे लिखो, इट्स रेजिस्टेंस इज 100 ओम। फाइंड हीट प्रोड्यूस इन, find heat produced in 1 hour, find heat produced in 1 hour। समझ गए क्वेश्चन क्या है? सेम फॉर्मूला लगेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हाँ, क्या क्या दिया है, वोल्टेज कितना दिया है, 200, रेजिस्टेंस कितना दिया है। 100। अच्छा, यहाँ से करंट निकल जाएगा। हाँ सर, वो आ गया करेंट। आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। तो 200 अपॉन में कितना, 100, कितना, 2 एम्पियर। तो हीटर के अंदर करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। नहीं आया? टाइम कितना दिया है, 1 आवर। तो 1 आवर की जगह 1 रखोगे क्या, 3600 रखना। करंट का इसको किसमें से चेंज करना, सेकंड में। तो हीट कितनी प्रोड्यूस कर देगा 1 घंटे में हीटर, 2 का स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना दिया है, 100 ओम। और टाइम कितना दिया है, 3600 सेकंड। नहीं आया? 2 का स्क्वायर 400 और 3600 मल्टीप्लाई करके बता दो कोई मुझे। 15400 1541212 जूल। समझ गए? आ रहा है कितना? मल्टीप्लाई करके देखो आप। टाइम हमेशा सेकंड में रखेंगे, क्योंकि ये जो यूनिट बनी हुई है सब वो सेकंड को कन्वर्ट करके, नहीं तो हर बच्चा कोई सेकंड में कर रहा है, कोई आवर में कर रहा है, कोई मिनट में कर रहा है, सब अपने अपने आंसर में। 154 आ रहा है। अरे मल्टीप्लाई ठीक से करो, 15440 आएगा। 144 आ रहा है। 36 इंटू 4, 144 आ रहा है सर। 3 चौक 12 और 6 चौक 24, 144 आएगा। हाँ, 14400 सर, 134 आ रहा है। सही है भाई 144 आएगा। अब तो मैंने भी सुधार लिया है ना। यार, करेक्ट। अच्छा, गड़बड़ कर रहा है। तुम पे भरोसा नहीं कर सकते यार। एक बार
तुम 100 सही बताते हो पर 101 वाला गलत बता देते हो। गलत नहीं होते हैं। 144 और 2 बार 0, 2 बार और 0, 4 बार। मतलब इतने एक घंटे में क्या है, इतनी हीट डेवलप हो जाएगी। वो तो आप समय बढ़ाते जाओगे वैसे हीट क्या है, बनती जाएगी। हीट मतलब कि एनर्जी इतनी बनती जाएगी। अभी तुमको हीट तो समझ में आना नहीं, हीट क्या है, एक एनर्जी होती है। अब वो क्या है, जितनी बनती है उतनी कंज्यूम। हीटर क्या है, हीटर में से 1 सेकंड में भी जो हीट निकली वो कहाँ चलेगी, निकल गई। तुम उसको स्टोर कर रहे हो क्या कहीं, या किसी चीज को स्टोर करना है, किसी चीज को गर्म कर लिया तो उसमें चली गई, गर्म कर लो, ठीक है। पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी में स्टोर हो गई वो हीट, पानी से नहा लो। तो समझ में आया। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो देखो, आप इसमें मेन चीज देखो किस पे आधारित है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिवाइड में भी नहीं आ रहा। आर सब किस में, ऊपर मल्टीप्लाई में है। मतलब अगर रेजिस्टेंस में 100 ओम की जगह एक ऐसा हीटर लाता जिसका रेजिस्टेंस कितना होता, 200 एम्पियर, तो पहले तो उसमें करंट कितना बनता, 200, तो ये कितना बनता, 1 एम्पियर। उसके कारण फिर हीट वो कितनी बनाता है, एक करंट भी फिर एक ही रखते हैं ना, 2 तो भी रखते हैं। 1 की जगह 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना, 200 रखते हैं, और करंट 1 घंटे के लिए चला रहा हूँ मैं, कितना 36। तो इस बार कितना आ रहा वैल्यू, 72 हाँ 7,20,000। और ये वैल्यू कितनी थी, 14,40,000। मतलब इसमें एक और चीज देखो आप कि ये करंट के किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्क्वायर के, करंट के स्क्वायर के ऊपर डिपेंडेंट भी है। मतलब पहले करंट कितना निकल रहा था, 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो रहा था, 4, और अभी 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 1 ही हो रहा है। तो 4 गुना का कुछ, हालांकि अपने रेजिस्टेंस भी बढ़ाया आपने, बाकी फिर भी करंट, हाँ करंट रेजिस्टेंस और समय, करंट रेजिस्टेंस और समय। खैर आपको तो डायरेक्ट करना, 12.11 और 12.10 दोनों कर लो, तुरंत हो जाएगा। 12.10, 12.10, 12.11। एग्जाम्पल 12.10 फटाफट हो गया, नहीं हुआ। 12.10 पेज नंबर 1217। एनर्जी दिया है, पावर दिया है 840 वाट। हीटिंग इज एट अ मैक्सिमम रेट। अच्छा 2 हीटिंग दे रखी है, मतलब एक बार हीटर 840 पे लगाते हो, एक बार हीटर कितने पे लगाते हो, 220 वोल्ट और 840 वाट, तब इसका पावर बनता है। ये मैक्सिमम वाटेज इसका। और वही हीटर कितने पे, 220 वोल्ट और कितना, 220 और 360 वाट। नहीं सर, इज इक्वल टू V by I। ठीक है, एक हीटर 2 कनेक्शन में काम कर सकता है। एक हीटर क्या है, एक 840 वाट का है और दूसरा कितने का है, 360 वाट का है। मैक्सिमम उसका इतना है और मिनिमम इतना है। मतलब वोल्टेज क्या दे रखे हैं आपको सेम, और पावर क्या दे रखे हैं अलग अलग। दोनों ही केस में आपसे क्या पूछा है, करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस निकाल लो। पहले तो क्या दिया है, ये पावर दिया है, और ये क्या दिया है, वोल्टेज दिया है, दिख रहा है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है। हाँ तो P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है ना। P पुट करो, V पुट करो, आई आ जाता है कि नहीं। I इज इक्वल टू 840 अपॉन में 220, 0 से 0 कैंसल, कितना 11, 42/11। ये करंट आ गया। करंट पता है तो ओम्स लॉ से क्या रेजिस्टेंस नहीं निकलता है क्या,
v इज इक्वल टू आई आर, फिर से लगा लो, v इज इक्वल टू आई आर, v कितना है 220, i कितना है 45/11 इंटू रेजिस्टेंस, ये भी निकाल लो। क्या समझ में आया नहीं आया? आ रहा है तुमको थोड़ा सा? आ गया रचित? कुछ गया? दो 220 इंटू 11/42, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 220 इंटू 11/42, ये आपका, हाँ उसको डिवाइड कर लो, अभी कैलसी से कर लो। 57 पॉइंट, अभी चेक कर लो क्या 57.6 21 आ रहा है मेरा तो। 57.60 के बराबर आ रहा है क्या? कैलसी से देख लो। 57.60 ओम। टीप लिया कि आ गया? करा? 7.6। समझ गए? यही काम दूसरे रेटिंग के लिए कर लोगे जो कि 220 और 360 पर है, ठीक है? सेम वही करना है। पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, करंट निकलेगा और करंट से फिर रेजिस्टेंस निकल जाएगा। चलो दूसरा वाला करके बताओ फटाफट कितना आ रहा है? अच्छा, जूस लॉ ऑफ हीटिंग को है ना स्टेटमेंट बनाना, तो ऐसे बनाना। पहले तो ये कर लो। 11 क्यों कर दिया? अरे ये इसको इधर और इधर क्रॉस किया ना। 12.11 होमवर्क करना, 12.11 होमवर्क। इसके पहले मैंने आपको अब टोटल कितने होमवर्क दे दिए? टोटल 3 हो गए। अगर आप कर लोगे तो आपका चैप्टर मजबूत हो जाएगा। एनसीईआरटी के वो तीनों क्वेश्चन ही छोड़े मैंने बस, बाकी तो सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। पीछे का बच्चे हम वो पीछे के बच्चे हैं, ये सॉल्व क्वेश्चन तो ये है ना, पीछे के अपन सॉल्व कर ही कहाँ रहे हैं। लास्ट में आप देखेंगे जब बहुत सारे न्यूमेरिकल बात। हाँ तो तुम करो प्रैक्टिस घर पे डायरेक्ट अब, और मुझसे पूछ लो कुछ डाउट हो तो। इसमें एक चीज़ और बची हुई है जो कि कल होगी। 1 to 10/9। इसको डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है? 134 आ रहा है। 134.4। हाँ सही है, 134.15 कुछ आ रहा है। 134.4। हाँ ठीक है, 134.4 ओम। ठीक, इसका रेजिस्टेंस ये आएगा और करंट इसका आ रहा है कितना? 360 अपॉन में 18/11। तो ये 18/11 एम्पियर आ रहा है करंट, ठीक है? और V इक्वल टू आई आर लगा के ये इतना आ रहा है। ये फॉर्मूला तो याद हुआ होगा ओम्स लॉ का, V इक्वल टू आई आर, उसको ही लगा रहे हैं बार बार इधर से उधर। समझ में आ गया? 12.12 मुझे होमवर्क में चाहिए, 12.12 और 12.13। एक मिनट रुको, 12.11 बाकी के तो मैं अब थोड़ा वो अगले वाले कॉन्सेप्ट पे है जो मुझे बताना रहेगा। मैंने सोचा था चैप्टर हो जाएगा पर एक छोटा सा पार्ट इसका रह गया। क्या करना है? 1 के बाद 2 और क्वेश्चन लिखे थे ना मैंने, आपको पहले लिखवा दिए थे यहाँ पर। 2 कौन से क्वेश्चन थे? मतलब टोटल ओवरऑल हो गया 12.7, 12.8 और 12.11। इतने क्वेश्चन करके कृपा करें